अच्छा जी, देखो सीन बाय द वे तुम्हें पता होना चाहिए कि 45 मिनट तुम्हें दे रहा है और 40 MCQs हैं, सही है। तो इसका मतलब है कि हर MCQ पे तुम्हारे पास 1 मिनट बन रहा है, सही है। और 5 मिनट तुम रख लोगे रीचेकिंग के लिए, सही हो गया। बस सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल सी कैलकुलेशन। आ जाओ भी स्टार्ट करते हैं। मामून से स्टार्ट करते हैं। मामून बेटा रीड कर लेगा तो। यार बीमार हूँ, उससे ही स्टार्ट करवा रहे हैं आज। अबे पढ़ लेना यार, मोहब्बत है आपसे। 5 athletes P, Q, R, S, and T compete in a race. The table shows the finishing times for the athletes. Finishing time दिख रहा है सबका. सही हो गया। Which statement is correct? Uh, Athlete P won the race and was 0.7 seconds ahead of the athlete in the second place. Athlete P won the race and was 1.9 seconds ahead of the athlete in second place. Athlete S won the race and was 1.3 seconds ahead of the athlete in the second place. Athlete S won the race and was 2.1 seconds ahead of the athlete in second place. सही. um देखो P इसका और टाइम S के सबसे बारे कम है। इसका टाइम में सबसे जी कम सर. लग रहा है, सही है। तो इसका मतलब है रेस तो इसने ए जीतनी है, या बी ओके। होएगा. So the athlete P ए. won the race as 0.5 ahead of the athlete in the second place। इन दोनों को माइनस करके, एक मिनट, सेकंड प्लेस वाला ये फर्स्ट सर ए लग रहा है. है ना, ये फर्स्ट वाला है। ए. ये सेकंड वाला होगा, सही है ना। 30 सेकंड है जी. ये सेकंड वाला ए हो गया। लग रहा है. सही है, माइनस करके देख लोगे तो तुम्हारे पास सेकंड यही आ रहा है, सही हो गया, वेरी गुड। हाँ. ए. सही हो गया, आगे आ जाओ। अली रीड कर लोगे बस. अली। ओके. हाँ. A student investigates the motion of a ball rolling down the slope. The diagram shows the speed of V and of the ball at different times t. State which statement describes the motion of the ball. हम्म। अच्छा बाय द वे, अगर तुम स्पीड देख रहे हो इसकी, तो स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, राइट। सर जो मतलब एक्सीलरेशन भी ज्यादा होती रहेगी क्योंकि स्पीड ओवर टाइम है। सही है। शुरू में जीरो है एक्सीलरेशन के, जीरो बाई जीरो है, ये बढ़ती जा रही है तो ओके। एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, मतलब सेम नहीं है। सही हो गया। सो वाह, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है। स्पीड इज डिक्रीजिंग, नहीं स्पीड डिक्रीजिंग नहीं है। नहीं पर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होती तो नहीं एक्सेलरेशन जीरो ओके। हो जाती। वेरी गुड, हो गया। चलो आगे आ जाओ। अच्छा जी, नेक्स्ट बंदा कौन है भाई। आशीष जरा रीड कर लोगे क्वेश्चन प्लीज। Which statement about acceleration is correct? It is related to changing. It is related to the changing speed of an object. It is the distance an object travels in 1 second. It is the force acting on an object divided by the distance it travels in 1 second. It is the force acting on an object when it is near to Earth. हम्म। एनी आइडिया? अच्छा, एनी आइडिया? वैसे वैसे सारे स्टेटमेंट सही हैं। So it आप is related to the changing speed in of an object. ओके, सो आप भी कह रहे हो कि एक्सेलरेशन इज अ चेंज इन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, ओके। Yes, sir. रिलेटेड, अच्छा उसने कहा कि रिलेटेड टू द चेंज इन स्पीड, ओके। दे आर नॉट डिफाइनिंग एग्जैक्टली, बट उसने कहा कि रिलेटेड टू चेंज इन स्पीड, ओके फाइन, यस दे आर, ओके। अच्छा उसने कहा कि इट इज द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन 1 सेकेंड, ओके। सही, ये तो नहीं हो सकता। अगर हम इसको देखें, इट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस इट मूव। अगर तुम वर्क डन का फॉर्मूला, नहीं वर्क डन नहीं है, फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, फोर्स इज इक्वल्स टू ए टाइम्स एस। नहीं ऐसे भी कोई नहीं, बिल्कुल ही बेकार है यार ये तो। फाइन, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है सोचने का इसमें। ओके आगे आ जाओ। कौन है, ईमान रीड कर लोगी। Which statement correctly describes the effects of placing a heavy load in a car? It is easier to accelerate the car and easier to bring the car to rest. It is easier to accelerate the car but more difficult to bring the car to rest. It is more difficult to accelerate the car and more difficult to bring the car to rest. It is more difficult to accelerate the car but easier to bring the car to rest. क्या कहती हो? वैसे मे भी शायद आपको ये बात समझ में आ रही हो कि अगर गाड़ी बहुत हैवी है, बहुत हैवी Let's see, है like ना, it's वेरी गुड more वेरी गुड difficult to accelerate the car. वेरी गुड, क्योंकि इनर्शिया बहुत ज्यादा है, और जब इनर्शिया ज्यादा होता है तो उसकी चेंज ऑफ स्पीड Hmm. स्टेट बहुत मुश्किल हो जाती है। वेरी गुड। आज अभी आ गया जो नूर, जरा रीड कर लोगी। A space probe is taken from the Earth to Mars. The force of gravity on the surface of Mars is less than the force of gravity on the surface of the Earth. How do the weight and the mass of a space probe on the surface of Mars compare to their values when the probe is on the surface of the Earth?
मास तो आपके ख्याल में सेम ही रहना चाहिए, क्योंकि मास तो सेम ही रहता है दुनिया भर में जहाँ भी हो तो, अनचेंज एंड अनचेंज रहता है, राइट। वेट डी ऑन द डी मार्स, वाला। वेरी गुड, क्योंकि उसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो लेस देन है ना, इस वजह से आपने बोला है ना। जी। वेरी गुड, वेरी गुड। आज ये रोहान रीड कर लोगे? What is the density of 1000 kg meter cube? The rectangular swimming pool has an average depth of 1.6 meter. The length of the pool is 0.5 meter. The width of the pool is 10 meter. What is the mass of the water in the swimming pool? बबल खा रहे हो तुम बैठ के? नहीं सर जी, फिर खाना क्या खा खा रहा रहे हो? अच्छा, खाना खा रहे हो, क्या खाने में बना है? बिरयानी, बिरयानी खा रहे हो? हूँ। नहीं सर, फिर? अरे यार, जुम्मा बगैर चिकन। बिरयानी के कबूल कैसे हो गया यार तुम्हारा? है? अच्छा चलो, ओके, खा लो मैं कर लेता हूँ तुम्हारा सॉल्व। ओके, बाय द वे डेंसिटी कह रहे हैं, सही। सो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ओके। अच्छा, डेंसिटी आपको दे रखी है, सही है, 1000। अच्छा, इन्होंने वॉल्यूम, तुम्हें पता है मैथ्स के अंदर तुमने पढ़ा है बेस एरिया वॉल्यूम हाइट वाले चैप्टर के अंदर, कि वॉल्यूम तुम्हारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, राइट। सो तुम्हारे पास होता है 1.6 इंटू 25 इंटू 10, ओके, ये तुम्हारे पास हो जाएगा वॉल्यूम, राइट। वॉल्यूम से कर दो मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लो, सही है। अरे यार, ये तो अस मोमेंट हो गया, तुम्हारे भाई ने भी ऐसी हैवी बिरयानी फोड़ी है ना, अल्लाह माफ करे, अभी चलने फिरने में मुश्किल हो रही है। भाई डायरेक्ट नीचे देखने से चप्पल भी नहीं दिख रही, समझ रहे हो तुम? अच्छा जी, सो ओके, यहाँ से निकल आएगा वॉल्यूम, तो निकाल लो भाई, कुछ आ रहा है? बच्चे कह रहे हैं सी आ रहा है, ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी, सी आ रहा है, वेरी सी गुड, ऑप्शन। वेरी गुड है, वेरी गुड है। ओके जी, आगे आ जाओ। अच्छा, मैं पढ़ लेता हूँ, ये आसान सा क्वेश्चन है बाय द वे, सही है। अम्म तुमसे कह रहा है कि सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। याद है ना तुम लोग को ये वाला क्वेश्चन? मैंने कहा था रट्टे वाला क्वेश्चन होता है ये, जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूम रही होती है तो तुम्हारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल होती है, राइट। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो होती है वो भी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल होती है, राइट, ये भी तुम्हें पता होगा, राइट। ये सारी चीजें टुवर्ड द सेंटर हुआ करती हैं। अब देख लो कि तुम्हारे पास क्या है, रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा, तुम अगर ये पढ़ोगे कि कांस्टेंट स्पीड है तो तुम रिजल्टेंट फोर्स जीरो कह रहे हो, राइट, ऐसा मत कहना प्लीज, क्योंकि तुम्हें पता है कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, और वेलोसिटी हर डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो डायरेक्शन ये होगी, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो डायरेक्शन ये होगी, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो डायरेक्शन ये होगी, राइट। सो एट एवरी इंस्टेंट डायरेक्शन इज चेंजिंग, तो उसकी वजह से आपके पास एक्सेलरेशन होगी ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होगी, सही हो गया। ए इज नॉट पॉसिबल। The resultant force of the satellite toward the center of the earth, that is correct. The resultant force on the satellite is away from the earth. This is also not possible. The resultant force on the satellite is in the direction of motion. ये नहीं, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ओके। देखो, तुम्हें वो भी पता होनी चाहिए जो सही आंसर है, तुम्हें वो भी पता होने चाहिए जो गलत आंसर है, ओके। आज भाई उमर, जरा रीड कर लोगे? तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन है उमर ये। Two forces P and Q act on an object, which diagram shows the resulting force two forces. Mhm. हम्म वैसे तो आप हेड टू टेल रूल से सॉल्व कर सकते हो इसको, राइट। अगर आप देखो तो सब में पी और क्यू की सेम डायरेक्शन आ रही है, पी को अगर आप यहाँ बनाओ, क्यू को अगर आप यहाँ बनाओ, क्यू ऐसा दिख रहा है, राइट। क्यू को अगर आप ये बनाओ तो रिजल्टेंट ऐसा बनना चाहिए, रिजल्टेंट ये बनेगा हेड टू टेल रूल से। याद है ना उमर, भूल गए हो? Yes, yes. सही है। सो ये पी है, ये क्यू है, रिजल्टेंट फोर्स आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, समझ रहे हो? सो Yes. आपके पास ये सी वाला ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है, डी गलत है, डायरेक्शन गलत आ रही है, सही है। और बी हमारे पास है, ये भी गलत है, और ए जो है वो भी गलत है। चलो ओके, आगे आ जाओ। ओके, ये करवा देगा मामून, करवाएगा मामून, रीड कर लेगा भाई। जी सर, an object is moving at 3 meter per second. A force acts on the object. After a time, the object is moving at minus 4 meter per second. The mass of the object is 5 kg. What is the change in momentum of the body? ओके, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सर, mv minus mu. एम वी माइनस एम यू, वेरी गुड, हो गया, सही है। अच्छा जी, उसने कहा हुआ है कि इनिशियल स्पीड ये यू ये दिया हुआ है, वी ये दिया हुआ है, ओके, सही हो गया। सो और मास आपको जी। दिया हुआ है 5, यहाँ पे माइनस साइन मत लगाना भूलना, सही है। और
भाई अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ना, वो पूछना चाह रहा है, तो भाई प्लीज यहाँ पे पूछना मुझसे, चैट बॉक्स में पूछना। चैट बॉक्स में ना मैं सारी खुराफातें पढ़ रहा होता हूँ, तुम लोग जो भी भेज रहे हो तो ओके, प्लीज डरना नहीं पूछने से। चलो आ जाओ भाई। एंड 5 और ये आ गया 3, सॉल्व कर लो भाई। 3 4 ज़ा 20, -20, 3 5 ज़ा 15, -15, -35। -35 आ गया, बेहतरीन आ रहा है। सही है। उसने पूछा है विच एनर्जी रिसोर्स इज नॉट रीन्यूएबल। ओके, जियोथर्मल रीन्यूएबल होती है, सही है। न्यूक्लियर फिशन होगी। न्यूक्लियर फिशन, वेरी गुड हो गया। एंड सोलर रीन्यूएबल है, सन रोजाना निकल रहा है, गर्मी विंड भी अल्लाह के फजलों से रोजाना चल रही है, सही हो गया। चलो जी। इधर नहीं चल रही, दुबई में, मतलब उधर अच्छा, चल रही होगी। यहाँ तो बिल्कुल नहीं, भाई इधर है चल। भी, रात में आप निकलो भाई, घर जाने का मन ही नहीं करता, एसी से बेहतरीन हवा चलती है। लेकिन दिन में हम भाई बड़ी लोग गर्मी होती हम लोग स्कूल में नहा कर आते हैं। है। अब तुम लोग तो रेगिस्तान में बैठे हो भाई, किसी काम का नहीं है तुम लोग का रेगिस्तान। यार एसी लगे हुए हर जगह, क्या ही पता चलेगा तुम्हें। और हम लोग बाहर खेल रहे होते हैं गर्मी में। अच्छा, ऐसा है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, आ जाओ भाई, कौन करवा रहा है? अली, अली रीड कर लोगे? Yes, sir. A car of mass 500 kilograms is moving at 10 meter per second. The engine does not work on car and the speed increases 60 meter per second. How much work done by the engine to increase the speed of the car? फॉर्मूला याद है इसका? हम कहते थे कि भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, नहीं, वर्क डन इज इक्वल्स टू, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। रिमेंबर द फॉर्मूला, Yes. है ना? So 1/2 mv square. हाफ एम, वन, ओके, एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर, चेंज निकाल लो ना भाई। समझ लो, Yes. फाइनल माइनस इशू कर देते हैं। सही है। सो 1/2 × 500, राइट। एंड उसके बाद जो है पहले जो है वो फाइनल हमारे पास है 16 का स्क्वायर, इनिशियल हमारे पास है 500 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर, राइट। सॉल्व कर लो। हमने इसमें 6 क्यों नहीं लिया? मतलब ये है, अच्छा एक मिनट, पहले करो, मैं बता दूंगा, गलती होगी उससे, मसला होगा उसमें। 39,000 जूल्स आ रहा है। 39,000 जूल्स आ रहा है, ओके। देखो, अगर आप मैथमेटिकली, अगर आप सोचो जरा, समझ लो, सही है। अगर आप मैथमेटिकली इस फॉर्मूले के अंदर से कॉमन लो, तो आप कॉमन किस तरह से लोगे? 1/2 और m कॉमन लोगे, राइट। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर रह जाएगा, राइट। ऐसे ही होता है। यस। तो बेसिकली हम डायरेक्ट स्पीड को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। बल्कि हमें इस स्पीड को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना भाई? ओके, सही है। सही, बस ये कॉन्सेप्ट होता है, सही हो गया। चलो ओके जी, आ जाओ भाई। आशीष जरा रीड कर लोगे प्लीज? The diagram shows a solid block resting on a bench. The dimensions of the block are shown. On which level surface should the block rest to produce smallest pressure on the bench? Then अच्छा जी। इसका answer अच्छा, वैसे एक बात बताओगे, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है जिससे आप रिलेट कर रहे होगे force इसको? over area. वेरी गुड हो गया, बेहतरीन हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। और अगर ये आपसे कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट प्रेशर चाहिए, तो एरिया कितना होगा? फिर मतलब एरिया हाई होना चाहिए उसका। एरिया हायर होना चाहिए, अबे यार शिट। अच्छा जी, सो एरिया अगर तुम्हारा हायर होगा, तो कौन सी हो जाएगी? दो बड़ी वाली, दो साइड पिक कर लो। पी एंड आर। पी एंड आर। पी तो ये वाला आ गया, और ये क्यू, ये वाला, तीसरा ये अल्टरनेटिव क्यू। सही है। तो बेसिकली हमारे पास ये वाले इस पे रखा हुआ होगा ना, तो हमारे पास आ जाएगा। सही है। अच्छा जी, सो बेसिकली वो आपके पास सिर्फ पी बन रहा होगा, सही है। पी हमारे पास बन रहा होगा, अगर हम, हाँ पी बन रहा होगा, क्योंकि अगर हम देखें आर पे, तो आर पे 80 के साथ 20 कंबाइन हो रहा है, तो वो मसला हो जाएगा, सही है। और पी पे जो है 80 के साथ 40 कंबाइन हो रहा है, सही है। और क्यू नहीं बन रहा, क्यू पे 20 और 40 दो स्मॉलेस्ट साइड हो रही है, सही। अच्छा यार, मुझे एक सेकंड दे दो, मैं एक सेकंड में आ रहा हूँ। सही है, कोई घर में जो है ना कुछ काम वाले हजरात आए हैं, वो तंग कर रहे हैं, एक सेकंड दे दो बस। ओके, सो 13 14 वैसे तुम लोगों ने शायद कर लिए हैं, सही है। जल्दी से मैं भी गो थ्रू कर लेता हूँ कि एन ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर बिलो द surface ऑफ द लिक्विड, pressure due to the liquid at the depth is this much, okay, what is the density of the liquid, okay। तो लिक्विड तुम्हें ये दिया हुआ है, सही है, और तुम इतने डेप्थ पे खड़े हुए हो, सही है, यानी तुम्हारे पास 60 सेंटीमीटर आ रहा है, राइट। और व्हाट इज द डेंसिटी? अब डेंसिटी देखो केजी पर मीटर क्यूब के अंदर है, और तुम्हें सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कन्वर्जन करना मत भूलना भाई।
कन्वर्जन करना भूल गए तो मतलब समझो मार गया। सो प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, रो रह गया सही। एच जी को मैं अगर 10 ले रहा हूँ सही अपनी आसानी के लिए, 900 डिवाइडेड बाय 60 या 0.6 कर लेता हूँ सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्जन, और 10 सही है 10। अच्छा ये हो जाएगा 6 हो जाएगा सही है। ये 6 बन जाएगा और ये हो जाएगा 900, 9000 डिवाइड बाय 6 सही है। सो थ्री ज़ा और टू ज़ा 1.5 एंड 1.500 1500 सी आ रहा होगा सही है। मेरे पास भी सी आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी आ रहा है, तुम लोग के पास भी आ रहा होगा एविश तो सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी है। कन्वर्जन अगर नहीं की होगी तो फिर सी नहीं बन पाएगा सही, अगर कन्वर्जन की होगी तो सी बन जाएगा सही है। आज अभी आगे लेके चलते हैं तुम लोग को। विच वर्ड डिस्क्राइब द मॉलिक्यूल ऑफ द मोशन, ओके। फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल इन द सॉलिड, सॉलिड है तुम्हारे पास सही है। सॉलिड में तुम्हें पता है स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। मोशन वाइब्रेट ओनली, वेरी गुड हो गया। आ जाओ भाई आगे चलते हैं। Clothes are drying outside to dry, which condition decrease the rate of evaporation? तुम्हें बचा है फैक्टर अफेक्टिंग द evaporation तुम्हारे पास है। ओके भाई, फोल्डिंग द क्लोथ हाई टेम्परेचर की वजह से इंक्रीज हो जाएगा, वेटर क्लोथ उसकी वजह से भी डिक्रीज हो सकता है, विंडी डे उसकी वजह से इंक्रीज होगा सही है। तो अबे हमें डिक्रीज करना है ना बच्चा, उम्र डिक्रीज कर रहे हैं हम सही है, तो ये तो नहीं होगा, हाई टेम्परेचर भी नहीं होगा, वेटर क्लोथ्स है। सर ए होएगा ना? ए हो जाएगा, लेकिन सी क्यों नहीं होगा भाई? सी, मुझे सी में मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, मुझे बताओगे, हेल्प करोगे प्लीज? सर वेटर क्लोथ्स अगर क्लोथ गीले होंगे तो भी उससे उससे भी तो भाई। अबे गंदी गंदी आवाजें निकाल रहा है, हेल्प नहीं कर रहा। सर सोच रहा हूँ मैं भी अच्छा सोच रहा हूँ सर। ओके, अबे नहीं आ, ना, वो इसकी हो नहीं रही ना, वो वेट क्लोथ की हो नहीं रही ना भाई। अगर आप जो है अगर वो क्लोथ वेट जितने भी हों सही, अगर तुम उसको फोल्ड करके रखोगे तो वो डिक्रीज हो जाएगा, और अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन होंगी तो वो रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा सही है। तो वेट क्लोथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो? जी जी चलो सर। जी आगे आ जाओ, ये निकल चुका है, इसको इग्नोर करा देते हैं। आ जाओ भाई वापसी आ जाते हैं, अपने बच्चों पे आ जाते हैं सही है। ईमान जरा जिंदा बैठी हो, ईमान प्लीज रीड कर लोगी यार। The diagram shows four blocks of steel. The blocks are all drawn on the same scale. The same quantity of thermal energy is given to each block. Which block shows the greatest rise in temperature? हम्म। अच्छा इन्होंने बाय द वे कहा है सेम क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी सही है, और द ब्लॉक आर ऑल ड्रॉन एट द सेम स्केल। ओके, सेम स्केल का मतलब है जितना जो शेप है एग्जैक्टली वही साइज भी है उनका सही है। जो छोटा होगा वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर राइज देगा, वैसे क्या कहती हूँ ईमान, आप क्या कहती हो? मुझे तो ऐसा आइडिया आ रहा है जहन में, जो सबसे ज्यादा छोटा होगा वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर राइज देगा, एंड फॉर दैट इट इज Yeah, ए, है ना? yeah, क्योंकि उसके अंदर जल्दी जल्दी yeah. उसके वो जल्दी जल्दी हीट गेन कर रहा होगा, उसके अंदर जल्दी जल्दी हीट वन एंड से अंदर एंड तक Mm, पहुंच रही होगी, और जल्दी जल्दी टेम्परेचर राइज हो रहा होगा। बाकी दूसरों के अंदर जो है हीट को वन एंड से दूसरे एंड पे पहुंचने में टाइम लग रहा होगा सही है, तो पूरा एज होल सिस्टम को हीट अप होने में टाइम लग रहा होगा, उसकी वजह से टेम्परेचर राइज में टाइम लग रहा होगा। ओके जी आगे आ जाते हैं। नूर बच्चे जरा रीड कर लोगी प्लीज। A room is heated by a radiator. The diagrams X and Y show two possible circulations of hot air which heat the room. Which diagram and reason explain the heating of the room by convection? ओए कन्वेक्शन है। ओके, क्या कहती हो? So A. हम्म, एयर डेंसिटी डिक्रीजेज व्हेन द एयर इज हीटेड। ओके, एयर डेंसिटी इंक्रीजेज, नहीं डिक्रीज, ओके फाइन चलो ओके सही हो गया। आपको पता है कन्वेक्शन के अंदर डेंसिटी डिक्रीज होती है राइट, और हॉट एयर जो है वो राइज होती है, कूल एयर अंदर नीचे D. चली जाती है। वेरी गुड हो गया। आगे आ जाओ भाई, मामून पढ़ लेगा, नहीं मामून नहीं, रोहान करेगा। रोहान रीड कर लोगे प्लीज। Two copper container P and Q are filled with hot water. The diagram are both drawn to the same scale. Container P emits more infrared radiation from the surface than container Q. What is possible reason for this? तुम्हें पता है कि जो है ना, अगर तुम्हारे पास हीट इंफ्रारेड रेडिएशन यानी हीट निकल रही है तो तुम्हारे पास क्या होने वाला है? तुम्हारे पास रफ होगा, Yes, और तुम्हारे पास होगा ब्लैक। black color. सही है, डल ब्लैक कह दो। Yes.
ब्लैक कह दो, डल के डल डल कह दो, सही है। तो कैसा, कौन सा लग रहा है? पेंटेड वाइट तो नहीं ए, होगा? है? नहीं ए नहीं, वो वाइट है। P emit more ना? Surface P are shiny, surface P have the smaller area, surface P is सर hotter। हाँ बोलो। सर अगर अगर सरफेस डल डल और ब्लैक है तो ये ज्यादा रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। जी जी वही तो होगा। तो कौन सा लेकिन वो वाला है? कह नहीं रखा ना उसने, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ वैसा, समझ रहे हो? एक शाइनी मिनट। दिया हुआ है, शाइनी और वाइट दिया हुआ है, तो वो तो नहीं होगा, सही है। जी सर। और तुम्हारे पास सरफेस सर पी फिर है। सी या डी में से कोई एक आएगा। ओके, सरफेस पी हैव अ स्मॉलर एरिया देन सरफेस क्यू। सही है, पी हैज अ स्मॉलर एरिया का मतलब है लेसर हीट निकलेगी उससे, तो सही है, तो सर ये तो तो पॉसिबल डी नहीं है। लग रहा है। डी ही लग, बचा ही डी लग क्या रहा है? सर वाटर डी इन पी ही इज हॉटर देन वाटर इन क्यू, यस। सही, टेम्परेचर हाँ ज्यादा यही। होता है तो वो रेट ऑफ कूलिंग जल्दी जल्दी हो रही होती है, राइट। जी चलो जी, बेकार सा क्वेश्चन दे दिया तुम्हें। वेवलेंथ तुम्हें पता होती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक होने वाली है, राइट। कुछ बच्चे ऐसा जी भी समझते हैं कि भाई सिर्फ ये वेवलेंथ हो गया, ऐसा मत समझना प्लीज। कोई भी रिपीटिशन जो है वो वेवलेंथ हो सकती है, तो ये 8 इज अ पॉसिबल वेवलेंथ। और एम्पलीट्यूड जो है वो तुम्हारे पास 3 का होगा, क्योंकि मीन से लेकर मैक्सिमम होता है एम्पलीट्यूड, राइट। सो जी एम्पलीट्यूड 3 का है, वेव आ रही है आपके पास 8 की, 4 जो है वो हाफ द वेवलेंथ है, राइट। सो तुम्हारे पास आ जी रहा है, सर। ये हो गया, सही है। अच्छा जी, ये भी, अच्छा उमर ये रीड कर लोगे, उमर ने करना है। The frequency of the microwave used in microwave oven is 24 MHz. What is the wavelength of these microwaves? ब्रो Hmm, माइक्रोवेव की स्पीड कितनी होती है? 3 to 10 is 5. वेरी गुड, हो गया। 3 एक्सपोनेंट 8 होती है स्पीड ऑफ लाइट की, याद आ रहा है ना भाई? yes. सही हो गया। सो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा लगा लो, राइट। 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 24। भाई वो मेगा दिया हुआ है, तो मेगा के लिए आप क्या कर लोगे, एक्सपोनेंट 6 कर लेते हो, या मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, या मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन कर लो, या एक्सपोनेंट 6 कर लो, कितना आ रहा है भाई? 3 1 3, 3 8 1/8 इज 125। सी आ Sir, ये जाएगा। आ रहा है। ए आ रहा है? सी आएगा। That's 0.125. ओके ओके, सॉरी, माय बैड माय बैड। सही है, सही आ रहा है। आ जाओ बेटा, मामू रीड कर लो। सर an object was placed in front of a plane mirror as shown. Which row is correct? Okay. O और is placed in front of a plane. Okay, सही है। ये ऑब्जेक्ट uh, इमेज तो ये बन रही होगी, है ना, ऐसे ही? सेम डिस्टेंस पे बना करती है इमेज, क्या हो गया, भूल गया क्या? जी 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 यहाँ यही है मतलब अब ओके। देख रहा हूँ नीचे वाला कौन सा वर्चुअल होगी ना। हाँ तो बी होएगा ना बी। भी कह रहे हो इमेज वर्चुअल है, सही है, हाँ वर्चुअल है। सही हो गया। चलो आगे आ जाओ, Sir, अली रीड। हाँ बोलो। real नहीं होगी। इमेज बेटा, ये मिरर पे जो इमेज बनती है वर्चुअल होती है, सही है ना। देखो रियल इमेज का मतलब ये होता है कि जो इमेज आप हट जाओ तो भी बाकी रहे, राइट। मिरर के सामने से आप हट जाओगे तो इमेज बाकी नहीं रहेगी, आप सुबह में आओगे तो इमेज अलग होगी, दोपहर में आओगे तो इमेज अलग हो जाएगी, समझ रहे हो आप? तो आप रियल इमेज से ये मत समझना कि जैसे आप हो वैसे ही वो इमेज भी आपको दिखा रही है, रियल इमेज का मतलब ये नहीं होता भाई, सही है। रियल इमेज का मतलब ये होता है कि रियल इमेज ऑलवेज, हर टाइम के अंदर, हर वक्त के अंदर, हर जमाने के अंदर, हर मकान के अंदर, हर जहान के अंदर एक ही रहे, समझ रहे हो, वो रियल इमेज होती है। समझ पा रहे हो? तो ये आगे आ जाओ। कौन करेगा, अली करेगा, अली रीड कर ले भाई। Which statement is correct? And the speed of light in glass is equal to the speed in light in vacuum multiplied by refractive index. The incident angle of a light ray at an air glass surface is the angle between ray and the glass surface. The sine of critical angle at less is equal to 1 over refractive index of glass. The angle of reflection for light passing through an air glass is proportional to the angle of incident at the surface. बेटा मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम सो के उठ के आ रहे हो अभी अभी, या सोने जा रहे हो? न सर वो मुंह का थोड़ा मसला है, वो इन्फेक्शन हो। आई हाय, क्या हो गया भाई? वो अभी तक खत्म नहीं हो अल्सर, रहा? नहीं वो बढ़ गई। हम्म। तुम ये दबा के आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक खा रहे हो मेरे ख्याल से, है ना, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो दबा के।
ये इससे थोड़ा मसला हो गया, हम्म। मुश्किल हो रही है खोलना। अरे फिर ना बोलो ना यार, पहले बताओ। खैर तुम बस ऐसे ही देख लो, या तुम मैसेज कर दो। सही, अगर बोलने में आसानी है तो फिर कर लो, कोई मसला नहीं है, मैं कर लेता हूँ भाई आपकी तरफ से। खैर, सो तुम्हारे पास आ रहा है कि स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम मल्टीप्लाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ये उल्टा कह रहे हैं, सही है। स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास इज इक्वल टू, नहीं उल्टा हो रहा है, सही है। स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज बेसिकली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास टाइम्स एन, राइट। तो ये गलत हो रहा है, राइट। द इंसिडेंट एंगल ऑफ द रे एट एयर ग्लास सरफेस इज द एंगल बिटवीन द रे एंड द ग्लास सरफेस। रे एंड द नॉर्मल होता है, राइट। सही है ना। इंसिडेंट एंगल जो है वो रे एंड नॉर्मल के बीच में बनता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो रहा है, राइट। बेसिकली ये कहना ये चाह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो है ना, ये तुम्हारे पास ग्लास है, राइट। और लेट्स से ये रे आ रही है, एंटर हो रही है, सही है। और एयर ग्लास बाउंड्री यहाँ पे आ गई, सही हो गया। और इंसिडेंट एंगल तुम्हें पता है कि इंसिडेंट एंगल ये वाला होता है, सही। उन्होंने ये वाला एंगल बोला हुआ है तुम्हें, सही। इन्होंने ये वाला एंगल बोला हुआ है, सही है। बिटवीन द रे एंड द ग्लास सरफेस, राइट। तो ये गलत होता है, ये कोई एंगल नहीं बनता, ओके। सी वाला जो है, साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल एट एन एयर ग्लास सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस, यही होता है। अगर तुम इसको रीअरेंज करोगे, सो 1/n इज इक्वल टू साइन सी हो जाएगा, सही हो गया। एंड ये सही है। The angle of the refracted light passes through the air glass is proportional to the angle of incident at the surface. प्रोपोर्शनल तो नहीं होता है, सही है, क्योंकि तुम्हें पता है कि बेंडिंग की वजह से कुछ ना कुछ चेंज आ रहा होता है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। हटा दिया भाई इसको। इंट्रूडर अलार्म सिस्टम है, तुमने इंट्रूडर अलार्म सिस्टम पढ़ा, तुम्हें फौरन पता चल जाएगा इंफ्रारेड है, ओके। फौरन तुम्हें पता चल जाना चाहिए, टाइम लगनी नहीं चाहिए, लगना ही नहीं चाहिए। सही, आगे आ जाओ भाई। हाशिर रीड कर लोगे प्लीज। A dolphin sends out a sound wave in equireturns 0.01 second later from a fish which is 7.5 meters from the dolphin. What is the speed of the sound in water? हम्म, v There इक्वल्स is टू एफ लैम्डा। जी, और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। ओके, वेरी गुड, हो गया। तो टाइम को हाफ कर लोगे, डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर लोगे, सही है। सो डिस्टेंस को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हो, सो टाइम ऐसे ही रहने दो। कितना आ जाता है? 15 आ जाएगा, और ये नीचे एक जीरो है, तो आपके पास हो जाएगा 15 150 हो जाएगा। 15, बल्कि ये आ जाएगा, डी आ जाएगा। 1500। 1500, वेरी गुड, हो गया, सही हो गया, परफेक्ट है। आगे आ जाओ, ईमान रीड कर लोगे प्लीज। Four nails A, B, C, and D are tested to find which makes the strongest permanent magnet. One of the nails is placed against a bar magnet, and the number of paper clips which the nail can support is recorded. The bar magnet is then removed, and the number of paper clips remaining attached to the nail is recorded. Each nail is tested individually. Which nail becomes the strongest permanent magnet? ओके, Um, सही हो गया, बार मैग्नेट प्रेजेंट। अच्छा, वैसे तुम्हें पता चल रहा है कि जो नेल जो होगी वो अगर स्टील की होगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो परमानेंट मैग्नेट हो जाता है, सही है। तो वो काफी देर तक मैग्नेटाइज रहेगी, सही। तो क्या हो सकता है? अगर लेकिन यार ये अजीब से क्यों, फोर nails ABC are tested to find the strongest permanent magnet, okay fine। अच्छा जी, one of the nails placed against the bar magnet and the number of people kept support recorded, okay। The bar magnet is then removed and the number of clip remaining attached to the nail is recorded, each nail is tested individually, okay। बार मैग्नेट रिमूव्ड। अच्छा, 3 टाइम इन्होंने बार मैग्नेट रिमूव किया हुआ है, 2 टाइम, 1 टाइम बार मैग्नेट रिमूव किया हुआ है, 2 टाइम बार मैग्नेट रिमूव किया हुआ है, एंड 0 टाइम बार मैग्नेट। अच्छा, पहले वाले के अंदर उन्होंने बार मैग्नेट रिमूव ही नहीं किया, तो पता ही नहीं चल रहा कि वो मैग्नेटाइज हुआ भी है या नहीं हुआ, राइट। तो पहले वाला तो पॉसिबल नहीं है। दूसरे वाले केस के अंदर अगर तुम देखो, तो तुम्हारे पास जो है उसने एक दफा जैसे ही बार मैग्नेट रिमूव किया, तो तुम्हारे पास जो है ना बस 2 पिन ही रह रही है, सही है। लेकिन जब इन्होंने 3 दफा बार मैग्नेट रिमूव किया, तो तुम्हारे पास जो है ना वो 4 पिंस आ रही हैं। और जब, लेकिन नहीं यार, ये सेंस ही बना रही है, गलत बन रहा है। हाँ 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 हाँ। Sir, the strongest permanent magnet. क्या होगा?
bar magnet is then removed and the number of the clips remaining attached to the nail is recorded. Okay. Um, While bar magnet present. While bar में नहीं 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 ओके ओके समझ गया सॉरी सॉरी यार मेरे दिमाग इधर उधर निकला होता। सुनो सुनो सुनो, देखो बार मैग्नेट जब तुमने रखा हुआ था, तो जब तुमने बार मैग्नेट प्रेजेंट है सही है, तो तुम्हारे पास दो क्लिप अटैच है। बार मैग्नेट रिमूव कर दिया तो कोई भी अटैच नहीं है, इसका मतलब है कि ये टेम्परेरी मैग्नेट हो गया, राइट। टेम्पररी मैग्नेट हो गया। तुमने जैसे ही बार मैग्नेट हटाया सारी पिन वो डी नेल डीमैग्नेटाइज हो गई, मतलब जब तुमने जो है ना इसको हटाया, सही ये डीमैग्नेटाइज हो गया, नेल डीमैग्नेटाइज हो गई, सारी पिन गिर गई, राइट। जब तुमने सेकंड वाले केस के अंदर तुमने दो नेल्स रखी, राइट, और तुमने जैसे ही मैग्नेट को रिमूव किया तो एक नेल गिर गई डीमैग्नेटाइज होकर और एक नेल रही, राइट। तो उसकी जो मैग्नेटिक पावर है वो थोड़ी सी ज्यादा है, राइट। लेकिन फोर के अंदर तुमने जब बार मैग्नेट प्रेजेंट था, सही है, तो तुम्हारे पास फोर क्लिप्स अटैच थी, लेकिन जब बार मैग्नेट तुमने रिमूव किया तो तीन क्लिप अटैच थी, सिर्फ एक ही गिर पाई, राइट। और आखिरी वाले के अंदर जब तुम्हारे पास बार मैग्नेट तुमने लगाया हुआ था तो पांच पिंस थी उसके पास, पांच क्लिप्स थी उसके पास, राइट। लेकिन जैसे ही तुमने बार मैग्नेट रिमूव किया तो तीन गिर गई, तीन डीमैग्नेटाइज हो गई, राइट। तो इसका मतलब है कि ये भी वीक है, राइट। तो सी आपके पास पॉसिबल ऑप्शन बन रहा है, राइट। क्लियर हो गया भाई? चलो जी, आगे आ जाओ। नूर जरा रीड कर लोगी प्लीज, नूर। A student wants to demagnetize a steel bar. He uses the apparatus shown. He switches on the circuit for a few seconds and then switches off. He finds that the steel bar is still magnetized. What should he do to improve his method? Mm. हम्म। Remove the steel bar. क्या 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 दोबारा बोली? C, option C. रिमूव द स्टील बार फ्रॉम द कॉइल वाइल, ओके, तो वो बार बार रिमूव करेगा तो उसकी वजह से जो है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, राइट। डीमैग्नेटाइजेशन में जी। बेसिकली हमने पढ़ा होता है, और स्लोली रिमूव कर रहे होते हैं बाय द वे। अगर यहाँ पे तो खैर उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, बट हम ऐसे ही कर रहे होते हैं कि स्लोली डीमैग्नेटाइज कर रहे होते हैं, ऐसे ही ना, स्लोली रिमूव कर रहे होते हैं। गुड हो गया। आगे आ जाओ भाई। रोहान रीड कर लो। रोहान भाई गायब हो गए। अबे रोहान तो खाना खा रहा था, ओके मामून तुम रीड कर लो, तुम्हें कीड़े हो रहे हैं। You rub an uncharred plastic rod, both the rod and the cloud become charged. ओके, प्लास्टिक बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड, ओके। नेगेटिवली चार्ज का मतलब ये क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ पे आए इलेक्ट्रॉन, राइट। ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, राइट, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस तो मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे होते हैं, सही हो गया। सो तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन, द रॉड गेन्स द इलेक्ट्रॉन एंड द क्लोथ गेन पॉजिटिव चार्ज, क्लोथ गेन पॉजिटिव चार्ज, चलो ये थोड़ा सा ना मुझे अजीब सा सेंटेंस लगा है, बट ओके, द रॉड गेन द इलेक्ट्रॉन एंड द क्लोथ लूजेस द इलेक्ट्रॉन, ये सही है। सही है। देखो नेगेटिव चार्ज गेन, पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो गेन नहीं हो पाता, ओके। नेगेटिव चार्ज लूज होता है, उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है, ओके। तो इस वजह से ये इसको ध्यान में रखना प्लीज। आशिर कुछ कह रहे हो तो बोलो प्लीज। No, sir. ओके ओके, द रॉड लूजेस द इलेक्ट्रॉन एंड द क्लोथ गेन द इलेक्ट्रॉन, ये तो उल्टा लिखे, ये दोनों उल्टे लिखे हुए हैं, सही है। चलो जी, आगे आ जाओ। अच्छा जी, बस अब मुझे जो है ना, एक सेकेंड दो। अच्छा जी, आ जाओ। तो अब हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि a student uses a circuit shown to determine the resistance of the two identical resistors। identical resistors का मतलब है दोनों की रेजिस्टेंस सेम होने वाली है, सही है। ओके जनाब। The voltmeter reading shows 2.2 and the ammeter shows 0.5 वोल्ट, ओके। अगर वोल्टमीटर 2.2 वोल्ट शो कर रहा है तो इन दोनों रेजिस्टेंस के अलावा सर्किट के अंदर कोई और रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि 2.2 वोल्ट की ही बैटरी भी लगी हुई है, सही। तो टोटल वोल्टेज ये है, और सर्किट के अंदर जो करंट है वो तुम्हारे पास आ रहा है 0.25 का, राइट। तुमसे कह रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर निकाल दो, V इक्वल्स टू आई आर लगाओ, सही है। सो 2.2 वोल्ट डिवाइडेड बाय 0.5 कर दोगे, 0.25, सही है। सही हो गया। और यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगी रेजिस्टेंस, सही है। सो अगर हम इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, सो दिस बिकम 2 4 8, 8.8 आना चाहिए, सही है। डिवाइडेड बाय 0.25, सही, 8.8 आ रहा है, सही है। अब देखो याद रखो कि जो 8.8 आ रहा है, दिस 8.8 रेफर्स
the total resistance of whole circuit, right? Not a single resistor. आंसर दिया हुआ उन्होंने by the way. Okay, गलत आंसर भी दिया हुआ है. So total resistance of whole circuit उन्होंने दे रखी है by the way, right? So अब आपको क्या चाहिए? अब आपको ये चाहिए कि भाई आप उसको, अब चूंकि दो रेजिस्टर्स है, आइडेंटिकल रेजिस्टर है, डिवाइड बाय 2 कर दोगे, राइट? 4.4 आ जाएगा. आई विश कि तुम लोग को समझ में आया होगा. सही है ना? क्योंकि देखो ये जो वोल्ट मीटर लगाया हुआ है किसी एक इंडिविजुअल रजिस्टर के अक्रॉस नहीं लगा हुआ है, ये दोनों रजिस्टर के अक्रॉस लगा हुआ है, विच मीन के वोल्ट मीटर जो है वो बैटरी का इक्विवेलेंट वोल्टेज दे रहा है, राइट? एंड यप, और करंट जो है वो तुम्हें पता है सीरीज के अंदर सेम रहता है. चलो आगे आ जाओ. तुमसे कह रहे हैं कि द सेल passes a current of 2 ampere in a circuit of 30 second. In this time the cell transfer the energy of this much joules. What is the electromotive force? Okay, so voltage is equals to V is equals to E over Q, right? एंड अच्छा जनाब, सही है. और Q इज इक्वल टू आई टी. सो आई तुम्हारे पास है 2, टी तुम्हारे पास है 30. सही है. सो 2 3 60 आ जाएगा. सही है. और ये तुम्हारे पास आ गया 60, और 120 जूल्स डिवाइडेड बाय 60. सही है. तुम्हारे पास आ जाएगा 2 वोल्ट्स. ओके. अच्छा जी, ओहो गंदी चीज़ है थी अरे तो. ओके. तुमसे कह रहे हैं कि द सर्किट शोन इन द, ओके, the circuit shown contains 5 lamps J, K, L, M, and N. All the lamps are glowing. All the lamps are glowing. One lamp is removed and the other lamp goes out. What? One lamp is removed and the other lamp goes out. Okay. एक आपने निकाल दिया सर्किट से, और the other lamp goes out. Okay. Which lamp is removed? Okay. ऐसे ऐसे निकाल के चेक करते हैं. देखो, अगर तो तुम सर्किट के अंदर से ये वाला लैंप निकाल दोगे तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, चारों लैंप बंद हो जाएंगे. सही है. क्योंकि अगर ये लैंप निकालोगे तो सर्किट में करंट पास नहीं हो पाएगा यहाँ से, राइट? तो यहाँ से करंट जाएगा. करंट बेसिकली फ्लो तब होता है जब उसको पूरा पाथ कंप्लीट दिखता है, राइट? तो करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगा अगर तुम ये वाला लैंप निकालोगे. सो दिस इज नॉट पॉसिबल बाय द वे. सही है. अच्छा जी, उसकी वजह से जो है, अच्छा चलो एक बात हो गई. दूसरी बात ये कि अगर तुम एम निकालोगे तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, इसकी वजह से भी पूरा सर्किट बंद हो जाएगा. सही है. अच्छा, इन्होंने बाय द वे कहा है कि वन लैम्प इज रिमूव्ड एंड द टू लैम्प्स. ओके फाइन. अबे सीधा सीधा है, अगर तुम ये वाला लैम्प निकाल दोगे तो इस लैम्प की वजह से दोनों बंद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा. ये वाली चीज़ अगर तुम निकालोगे तो ये फिर तुम्हें ना ऐसी दिखने लगेगी, ये तुम्हें ऐसी दिख जाएगी. सही है. ये ऐसी दिखेगी, डिस्कनेक्ट हो गया, आगे करंट ही नहीं पास होगा, राइट? करंट फिर जो है ना यूं जा रहा होगा, करंट यूं जा रहा होगा सिर्फ. सही है. सो ये दोनों जल रहे होंगे, बाकी दो बंद होंगे. सही है. हाँ, अगर तुम ये वाला लैम्प निकाल दोगे तो इससे सर्किट की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ओके. यहाँ से करंट यूं भी जाएगा. सही है. तुमने अगर ये निकाल दिए, सही है, तुमने अगर ये निकाल दिए, सही है, तो अब क्या होगा कि करंट यहाँ से यूं जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, ये भी जलेगा. सही है. और यहाँ पे भी जाएगा, ये भी जलेगा, ये सब जलेगा, राइट? अगर तुम इसको निकाल दोगे तो वो बंद हो जाएगा, राइट? तो ये इस तरह से. सही. तो खैर, तुम जे निकालोगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा. आ जाओ भाई, आगे चलते हैं. व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कंबाइंड रेजिस्टर्स? ओके, तुम्हें पता है पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है 1/6 + 1/8. सही है. क्या हो जाएगा? 48 कर लेते हैं. 6 के टेबल में जो है ना वो 8 आता है, 8 टाइम्स. सही है. 6 के टेबल में 48 आता है 8 टाइम्स, सो 8/48, राइट? एंड यहाँ पे आ जाएगा 6/48, 48, राइट? एंड देन तुम्हारे पास आ जाएगा 14/48. सही है. और ये बेसिकली तुम्हारे पास होता है 1/r के बराबर, राइट? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो 48/14 is equals to r, right? R ones are 14 ones are 14, 14 14 threes are, and 3 point something something आएगा. सही है. Let me see, 48 divided by 14. ओके, सो 3.428. ओके, और इसी के अंदर मैं 4 को ऐड कर देता हूँ, सो +4 कर लेते हैं, +4 कर लेते हैं. 7.4 आ रहा है, 7.4. सही है. सिंपल सी चीज़, राइट? मतलब तुमने इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया, इनकी मेरे पास ओवरऑल रेजिस्टेंस जो आ रही है वो मेरे पास आ रही है 7.4 करके. सही है. सॉरी, 7.4 नहीं, 3.4 करके. 3.4 करके मैंने उसके अंदर 4 ऐड कर दिया तो 7.4 आ रहा है. नैंड गेट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. सही है. ये तुम्हारे पास एक रिले वाला सर्किट आ रहा है. सही है. कर लेते हैं सॉल्व भाई. The diagram shows the circuit used to switch on the heater when the temperature drop below the certain level. Okay. Which row shows a component that should be connected at X and at Y? Okay. अच्छा जी.
तुम रिले से कनेक्ट कर रहे हो, तुम्हारे पास आए कोई कोई भी कुछ भी नहीं दिया यार इन्होंने तो। The diagram shows a circuit used to switch on the heater when the temperature, okay, sorry, when the temperature drop below the certain value. Okay. अच्छा, और तुम कह रहे हो स्विच ऑन कर रहे हो, सही है। अगर मैं यहाँ पे थर्मिस्टर, एक जगह तो थर्मिस्टर लगेगा, सही है। अगर मैं यहाँ पे थर्मिस्टर लगा दूँ, सही है, यहाँ पे मैं थर्मिस्टर लगा दूँ, और यहाँ पे मैं अगर फिक्स रजिस्टर लगा दूँ, सही, लॉजिक बनाते हैं अगर। सो अच्छा, अब उन्होंने कहा कि टेम्परेचर बिलो अ सर्टेन लेवल, जब टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उससे बात नहीं बनेगी। सो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, सही है। तो इसकी पोजीशन स्विच करनी पड़ेगी, सही है। ये यहाँ पे आ जाएगा थर्मिस्टर, और यहाँ पे आ जाएगा रेजिस्टर, राइट। अब सीन क्या होगा कि जब इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस फॉल होगा, ड्रॉप होगा, सही है, जैसे ही रेजिस्टेंस ड्रॉप होगी इसके अक्रॉस, सॉरी, जैसे ही टेम्परेचर इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो आपके पास वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा, जब वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा तो ये रिले स्विच ऑन हमने करना है ना। लेकिन एक मिनट, उल्टा हो गया ये तो, कनेक्शन उल्टा हो गया। टेम्परेचर ड्रॉप्स, ओके, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, थर्मिस्टर तो लगना चाहिए, और ये वाला ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, और ये इनमें इन दोनों में से कोई एक लग रहा है। स्विच ऑन द हीटर व्हेन द टेम्परेचर बिलो अ सर्टेन वैल्यू, ओके। अगर सर्टेन वैल्यू से बिलो है तो इसका मतलब है कि आपके पास ये जो कॉइल है इसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी कम होनी चाहिए कि आपके पास जो है ये सर्किट कंटिन्यू हो जाए, सही है। और अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी तो इसको अट्रैक्ट करेगा, राइट। दोबारा से लॉजिक बनाते हैं, अगर आपने इसकी इसकी अक्रॉस इसके अक्रॉस टेम्परेचर ड्रॉप होगा, सही है, टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, सही है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो आपके पास जो है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा, वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा तो आपके पास जो है, तो आपके पास ये रेजिस्टर, ये स्विच ओपन हो जाएगा, स्विच क्लोज नहीं होगा। स्विच क्लोज मतलब स्विच ओपन हो जाएगा, स्विच क्लोज नहीं होगा, वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगा, ऑन नहीं होगा, ऑफ हो जाएगा, सही है। तो ये मसला लग रहा है, खैर। अच्छा, आई एम नॉट श्योर इन दिस वन, मे बी ये गलत हो जाए। इसकी सही लॉजिक मुझसे नहीं बन रही, बट खैर इसको छोड़े, इसको करो, इसको आगे चलते हैं। The diagram shows a magnetic field due to the current in the solenoid, where the magnetic field is the strongest. बीच वाली पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, सही, सीधा सीधा आंसर है, सही, सही है। अच्छा जनाब, बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन passes through the magnetic field, okay, how must the magnet be positioned to deflect the beam in the direction shown? ओके, तुम्हें बताया फ्लेमिंग्स रूल लग रहा होगा, लेफ्ट हैंड रूल लग रहा होगा, सही है। और इलेक्ट्रॉन है, सही है, तो तुम्हारी सेकंड फिंगर होनी चाहिए यूं, सेकंड फिंगर यूं होनी चाहिए, उस तरफ को होनी चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में, सही है। और तुम्हारी फोर्स इधर को है, सही है, तो मैग्नेटिक फील्ड देख लो कहाँ पे आ रही है, सही है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होती है, सही है। तो थंब तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है, सेकंड फिंगर यूं जा रही है, सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर को होनी चाहिए, यूं, मैग्नेटिक फील्ड यूं होनी चाहिए, यानी यहाँ पे साउथ ऊपर होना चाहिए, नॉर्थ नीचे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सही है। साउथ ऊपर नॉर्थ नीचे, बी बन रहा है, और हाँ बी बन रहा है, सही हो गया। आई विश कि तुम्हें समझ में आया होगा, सही। मैं अगर तुम्हें और अच्छे से थोड़ा सा सिखा पाऊँ, सही है, तो तुम इससे ऐसे सीख सकते हो कि ये तुम्हारे पास आ गया लेफ्ट हैंड रूल, सही है।
अब देखो जो करंट है वो सेकंड फिंगर है, राइट, और लेकिन याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम उसको उसकी जो डायरेक्शन होती है उसके ऑपोजिट हम करंट ले रहे होते हैं, क्योंकि इसमें जो करंट होता है वो पॉजिटिव करंट को हम कंसिडर करते हैं ऑलवेज, राइट। अगर नेगेटिव करंट फ्लो करता है तो जिस जिस जो डायरेक्शन नेगेटिव करंट की होती है हम उसकी ऑपोजिट मान के चलते हैं, राइट। ये तुम्हें पता होना चाहिए, वरना तुम्हारा ये रूल हमेशा गलत लगेगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन अगरचे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेकिन यू हैव टू कंसिडर द ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके। सो तुम्हारी जो सेकंड फिंगर होनी चाहिए, योर सेकंड फिंगर शुड बी इन दिस डायरेक्शन, योर योर थंब शुड बी इन दैट डायरेक्शन, फर्स्ट फिंगर तुम्हारी ऊपर को आ रही होगी, राइट। तो ये तुम्हारे पास बन रहा होगा, सही है। खैर, तो ये आ गया बी, आ गया। ओ तेरी भाई साहब। ओके, तुमसे न्यूक्लियर फिजन कह रहा है कि न्यूक्लियर फिजन का क्या सीन है। सही है, सो न्यूट्रॉन है, सही है। यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो सारी चीजें सही दी हुई है। बेरियन दिया हुआ है, वैसे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो ए और सी मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। सही है। मुझे वैसे थोड़ा सा याद था, बट ओके फाइन। लेकिन चलो, तुमने ना बेसिकली ऊपर वाली चीज सारी चीजों को ऐड करके देखना है, सही है, कि वो इक्वल आ रही है नहीं आ रही, सही है। अब तुम देख लो कि इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे जो है 236 आ रहा है, 236 इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे तुम्हारे पास आएगा 141 प्लस 92 प्लस 3, सही है। सो 236 यहाँ पे भी आ रहा है, सही, ये तो सही हो रही है, सही है। अगर तुम ये वाली इक्वेशन देखो, सही है, तो यहाँ पे 236 आ रहा है, सही। यहाँ पे अगर 91 प्लस 144 प्लस 2 टाइम्स 1 करोगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा 91 प्लस 144 प्लस 2, सही है। सो 237 बन रहा है यहाँ पे, सो 237 बन रहा है। न्यूक्लियॉन नंबर जो है वो इक्वल नहीं है, सही है। यहाँ पे भी न्यूक्लियॉन नंबर इक्वल आ रहे हैं क्या, 95 प्लस 136 प्लस 3, सही, 234 बन रहे हैं, सही है। दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, राइट। और इसी तरीके से अगर तुम ये कर लो तो ये भी तुम्हारे पास जो है 87, 87 प्लस 146 प्लस 4, सही है, 237 बन रहे हैं। तो ये भी नहीं है, सही है, चलो। तुमसे कह रहा है कि रेडियो एक्टिव मटीरियल हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 20 डेज, सैंपल ऑफ द मटीरियल कंटेन 8 एक्सपोनेंट 10 एटम, हाउ मेनी एटम न्यूक्लियस हैव डिकेड आफ्टर, ओके। अच्छा देखो, अब ना तुम दो तरीके से इसको क्वेश्चन को कर सकते हो, तो मैनुअली कर सकते हो, फार्मूला लगा सकते हो, जो भी तुम कर लो, सही। मैं तुम्हें मैनुअली करके दिखा देता हूँ, सही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मैनुअली समझते हैं, सही है। अच्छा जी, बाय द वे, एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो तुम्हारे पास कितना होगा, जो तुम्हारे पास नंबर ऑफ एटम होंगे वो तुम्हारे पास होंगे 8 एक्सपोनेंट 10, ओके। एट टाइम टी इक्वल्स टू 20 डेज, सही है, ये तुम्हारे पास आधे रिमेनिंग होंगे, राइट। सो 4 एक्सपोनेंट 10 विल बी रिमेनिंग, ओके, नॉट डिकेड, रिमेनिंग, ओके। एंड आफ्टर 40 डेज, इसको भी हाफ कर दो, सो 22 एक्सपोनेंट 10 एटम रिमेनिंग, ओके। एंड आफ्टर 60 डेज 1 एक्सपोनेंट 10 रिमेनिंग, ओके। सही हो गया। सो दीज आर बेसिकली रिमेनिंग वाले हैं, ओके। डिकेड नहीं है, ये रिमेनिंग है, ओके। डिकेड के लिए तो माइनस कर दो, शुरू वाले को आखिरी वाले से माइनस कर दो, तो 8 एक्सपोनेंट 10 माइनस 1 एक्सपोनेंट 10 करोगे तो 7 एक्सपोनेंट 10 आ जाएगा, राइट। सही हो गया, चलो। थोड़ा सा कंफ्यूज किया वैसे, ओके। सो अच्छा, बाय द वे, अगर तुम यही काम कर रहे हो उसके साथ ए इज इक्वल टू ए नॉट 1/2 टू द पावर n, और तुम्हें पता है कि n जो है वो तुम्हारे पास गिवन टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, गिवन टाइम तुम्हारे पास है 60 डिवाइड बाय हाफ लाइफ तुम्हारे पास है 20, सो तुम्हारे पास आ जाएगा n3, सही है। और तुम्हारे पास ये हो जाएगा ए नॉट तुम्हारे पास है 8 एक्सपोनेंट 10, सही है, एंड 1/2 into 3, सही है। सो जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे you'll end up getting 1 exponent 10, okay, and then you have to subtract, सही है, this is the final after 3 half life, then you have to subtract it with the initial, right, to get the value, but खैर। तुमसे कह रहे हैं a thin sheet of the paper is placed between a radioactive source and the radioactive detector, the count rate fall to a very slow reading, to a very low reading, okay। थिन पेपर है, अल्फा होना चाहिए, फौरन फौरन तुम्हें पता चल गया। बीटा के लिए थोड़ा सा थिक होना चाहिए, गामा के लिए जो है वो तुम्हारे पास बिल्कुल जो है ना, मतलब लेड की कंक्रीट वाली शीट हो जानी चाहिए, होनी चाहिए, सही। लास्ट वाला तुमसे कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रे आर emitted बाय द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियम व्हेन दे डिकेड, विच emission कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम्हें पता है कि अल्फा बीटा होता है, गामा तो नहीं हो सकती क्योंकि उसके पास चार्ज ही नहीं है, सही है। अल्फा एंड बीटा ओनली, सही है। सो ये तुम्हारे पास आ रहे हैं। चलो जी, बस अब आज की कहानी तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह कल के दिन जो है इस कहानी को, एमसीक्यू वाली कहानी को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, सही है। टिल देन टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।